लोग जानते नहीं हैं। अतुल सिंह जी हैं, महासचिव हैं हमारे देश के इस अवध प्रांत के। अंकित जी हैं, ये हमारे सिवाय यूथ विंग के महासचिव हैं। इरम रिजवी जी हैं जो हमारी जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी लखनऊ की। विनय पटेल जी प्रांतीय अध्यक्ष हैं अवध प्रांत के। दिनेश जी हमारे महासचिव हैं प्रदेश के। छवि जी हैं हमारी व्यापार प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की। महन जी हैं हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे आपसे बातचीत करने के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई है। इसमें बीजेपी का बम्पर ऑफर है, एक के बदले एक बोतल शराब की फ्री मिल रही। डबल इंजन की सरकार में डबल दारू का ऐलान हो चुका है और हमने तस्वीरें देखी किस तरह से नोएडा में, मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार भले ही नौजवानों को रोजगार न दे पाए, लेकिन एक के बदले एक बोतल फ्री का बम्पर ऑफर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एक तरफ ये मांग हो रही है कि नवरात्रे में जो मंदिर हैं हमारे, पूजा स्थल हैं, उसके आसपास मीट की दुकानें ना हो। अच्छी बात है और मुस्लिम भाइयों को भी इस बात का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पे हमारे धार्मिक स्थल हैं, हिंदू भाई पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, वहाँ मंदिर के आसपास मीट की दुकानें नवरात्र में ना खोली जाए। लेकिन दारू की भी दुकानें बंद होनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बिकेगी? इसलिए नवरात्रे में दोहरा कदम योगी आदित्यनाथ जी उठाएं। मैं उनका स्वागत करूंगा। पूरे प्रदेश में 9 दिन शराब की दुकानें बंद करा दीजिए। एक के बदले एक बोतल फ्री आप बांट रहे हो। 9 दिन तक शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में बंद कराइए और KFC भी बंद कराइए। मैकडोनल्ड, ये जो मैकडी की जो बड़ी बड़ी दुकानें, इसको भी बंद कराइए। बीजेपी वालों के भी रेस्टोरेंट बंद कराइए। मीट, मछली, मुर्गा बंद कराइए और शराब की दुकानें भी बंद कराइए। तो इसलिए आपका सही पता, आपकी भावना का सही पता तभी चलेगा क्योंकि भारत को बीफ एक्सपोर्ट में मोदी जी की सरकार ने दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत आज दुनिया में बीफ एक्सपोर्टर्स की सूची में अग्रिम सूची के अंदर शामिल है, अग्रिम नंबरों के अंदर शामिल है। और यहां आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, कल उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ डबल इंजन की सरकार में डबल दारू के खिलाफ, डबल इंजन की सरकार में एक के बदले एक बोतल फ्री दारू के खिलाफ। और आगे भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री आज RSS के मुख्यालय नागपुर गए। 100 साल पूरे हो गए RSS के। और जब RSS के 100 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में कुछ सवाल तो RSS के लोगों से बनते हैं, कुछ सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं, कुछ सवाल तो बीजेपी के नेताओं से बनते हैं। और मेरा पहला सवाल यह है कि 100 साल हो गई RSS को, RSS का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला अब तक क्यों नहीं बना? एक भी प्रमुख RSS का दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला क्यों नहीं बना अब तक? इसका जवाब RSS को देना चाहिए। 52 साल तक भारत की आन बान और शान, हमारा तिरंगा झंडा RSS के मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया गया? आज 100 साल पूरा होने पे इसका जवाब RSS को और बीजेपी को देना चाहिए।
जवाब देना चाहिए आरएसएस और बीजेपी को कि जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी क्यों लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था भारत छोड़ो आंदोलन को, आजादी के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस चिट्ठी के बारे में जवाब देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी को बताना चाहिए कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, जिसने भारत के दो टुकड़े किए, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, उस जिन्ना के साथ 3 राज्यों में आरएसएस और बीजेपी के पुरखों की सरकार क्यों थी? फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन था फजलुल हक? पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का गृह मंत्री था फजलुल हक, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सिंध प्रांत में आरएसएस और बीजेपी के पुरखे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आरएसएस और बीजेपी के पुरखे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। तो क्यों थे, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनकी सेना हिंदुस्तान में जब आई, तो उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती करने का आह्वान आरएसएस और बीजेपी के पुरखों ने किया था। इसका जवाब आरएसएस और बीजेपी के लोगों को देना चाहिए। आपने हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ, हमारे महापुरुषों के खिलाफ मुखबिरी करके अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? आज 100 साल पूरे होने पे इस बात का जवाब आरएसएस को और बीजेपी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को 11 साल तक आरएसएस की याद नहीं आई। जेपी नड्डा जी ने कहा अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन आज 11 साल के बाद उसी नरेंद्र मोदी को आरएसएस के मुख्यालय पे जाना पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी से भी ये सारे सवाल बनते हैं और आरएसएस से भी ये सारे सवाल बनते हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। इसके अलावा अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इनको लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और वक्फ बिल के जो प्रावधान हैं उसकी मोटी मोटी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। बार बार सच्चर कमेटी का जिक्र होता है। कहा जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही सदुपयोग हो तो 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। तो मैंने कहा इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एक नीरव मोदी को पकड़ के लाओ, 20,000 करोड़ वसूलो उससे, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दो, 8,000 करोड़ रुपए अपने पास रखो। और आमदनी कैसे हो सकती है? वक्फ की जमीनों में मस्जिदें हैं, तो क्या ईसा की नमाज के लिए, जोहर की नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए टिकट लगाया जाएगा मस्जिदों में? वक्फ की जमीनों में कब्र है, तो कब्र में
दफनाने के लिए क्या वहां टिकट लगाया जाएगा? इमाम बाड़े हैं, क्या वहां टिकट लगाए जाएंगे? कैसे आमदनी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। दूसरी बात, जिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लगभग 356 संपत्तियां इस देश के अंदर ऐसी हैं जहां पे सरकार ने कब्जा कर रखा है और उसको खाली कराई जानी चाहिए। तो हाफ ट्रूथ यानी कि अर्ध सत्य नहीं बोलना चाहिए, सुविधाजनक सत्य नहीं बोलना चाहिए, पूरा सच बोलना चाहिए। मैं जेपीसी में था, मैंने वो रिपोर्ट देखी है। फिर क्या लिखा हुआ है? खुद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हमारी कमेटी के सामने आके स्वीकार किया था कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया है कि पूरे देश में जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उसमें से 99% संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं और ऑनलाइन हैं। यह खुद स्वीकार किया आपने। कहां स्वीकार किया? 2022 में सुप्रीम कोर्ट में। क्या लिखा है उसमें मोदी जी की सरकार ने? कि 99% संपत्तियों के सारे कागजात हैं हमारे पास, सारी संपत्तियां जायज हैं, सारी संपत्तियां पंजीकृत हैं और सारी संपत्तियां ऑनलाइन हैं। यह मैंने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा। तो फिर क्यों झूठ बोलते हो कि वक्फ की संपत्तियों का हम उसको रेगुलेट करेंगे, उसको बहुत सही? अरे आप तो कह रहे हो कि 99% आप रेगुलेट कर चुके हो, आपके पास सारे कागज हैं, आप पंजीकृत कर चुके हो, आप ऑनलाइन कर चुके हो, आप उसका सर्वे कर चुके हो। तीसरी बात उस बिल में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अगर 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहेगा तभी वो मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए दान कर सकता है। मुझे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का एक कानून बताइए जिसमें यह लिखा हो कि दान करने के लिए आपको धार्मिक रीतियों का पालन करना आवश्यक है। एक पूरे दुनिया में कोई कानून बता दीजिए। अरे भैया, नास्तिक व्यक्ति भी दान कर सकता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। आपने ऐसा कानून बना के रखा है, 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और इन सब के बाद जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा। ये वो पार्टी है जिसने डिफेंस की जमीन प्रधानमंत्री के दोस्त को दे दिया अयोध्या के अंदर। ये वो पार्टी है जिसने राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदा और घोटाला करने का काम किया। जो प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अगर आज वक्फ का बिल पास होगा, कल मंदिरों की जमीनें कब्जाने का बिल पास होगा, फिर गुरुद्वारों की ज़मीनें कब्जाने का बिल पास होगा और चर्चों की ज़मीनें कब्जाने का बिल पास होगा। क्योंकि जाहिर तौर पे धार्मिक स्थलों के आसपास जो धार्मिक स्थलों की ज़मीनें हैं वो महंगी हैं, महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं और उस पर मोदी जी के दोस्तों का अच्छा व्यापार चल सकता है। तो अगला मकसद इनका मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की ज़मीनें कब्जा करने का भी है। उसके भी संबंध में बिल लाके और उनकी ज़मीनें कब्जा करने का इनका मकसद है। तो इसलिए इस देश के लोगों को सावधान होना चाहिए कि इस तरह के बिल का कोई भी समर्थन न किया जाए। और ये बिल तो पास करेंगे तो इनकी सरकार गिर जाएगी, ये तो तय है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया, आपने कहा कि आप वक्त बिल की जेपीसी में थे। हम लोगों को जो जानकारी मिलती थी कि जनगणना का पास की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में कई बार हंगामे हुए, विरोध हुए, बावजूद इसके ये बिल संसद के लिए क्यों संस्तुत कर दिया गया? देखिए, लोकतंत्र में मेजॉरिटी का एक पैमाना होता है। हम सब ने इस संशोधन का विरोध किया। जेपीसी के सामने जितने भी विपक्ष के सांसद थे, सारी पार्टियों ने अपना विरोध दर्ज कराया कि हम इससे सहमत नहीं हैं। बावजूद इसके उन्होंने बहुमत के आधार पे उस जेपीसी से एक रिपोर्ट पास कर दिया। उस रिपोर्ट के अंदर
हमारा क्या मतभेद है, हमारा क्या विरोध है, वो भी दर्ज है, और वो उन लोगों ने उस बिल के पक्ष में क्या क्या बोला है वो भी दर्ज है। तो जब पार्लियामेंट में अगर ये लोग लेके आते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि ला पाएंगे क्योंकि उनके अंदर से विरोध शुरू हो गया है और ये सरकार गिरने का एक बड़ा संकेत हो सकता है, तो मुझे लगता है कि जब ये बिल संसद के अंदर आएगा तो इन सारे बिंदुओं पे और विषयों पे चर्चा होगी। जो बातें मैंने आपको बताई, सरकार तो खुद मानती है 99% उन्होंने ज़मीनें ऑनलाइन किया, पंजीकृत किया, सारे कागजात उनके पास हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बोला है। मैं जेपीसी का मेंबर था, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो फिर आप क्यों ड्रामा कर रहे हैं जब आप खुद लिख के दे चुके हो कि 99% जमीन के सारे कागजात सही हैं और वो सब पंजीकृत है और ऑनलाइन है, तो फिर आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? क्या रेगुलेट करेंगे आप फिर? सर, ईद पर सौगातें मोदी बांटी जा रही मुसलमानों। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप कहते हो कि सौगातें मोदी हम बांटेंगे, 32,000 मस्जिदों में 32 लाख किट पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। आज आरएसएस वाले इफ्तार कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू इफ्तार कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस इफ्तार कर रहे हैं, अजीत पवार इफ्तार कर रहे हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब इफ्तार कर रहे हैं। तो एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और एनडीए, और हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वो हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में गई। तो एक तरफ ये सारे लोग इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं, आरएसएस, बीजेपी और एनडीए के नेता, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ कह रहे हैं हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। भाई आप मुझे बताइए, इस देश में सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो अपनी शोभा यात्राएं निकालते हैं, कांवड़ यात्राएं निकालते हैं। जो लोग सिख धर्म को मानते हैं वो प्रकाश पर्व पे अपना जुलूस निकालते हैं। उसके लिए प्रशासन एक अपनी सुरक्षा और सहमति, अनुमति देता है। तो आप अनावश्यक क्यों हर त्यौहार के पहले विवाद खड़ा करेंगे? उत्तर प्रदेश की तो हालत ये हो गई है, होली है तो विवाद, दिवाली है तो विवाद, रामनवमी है तो विवाद, कांवड़ है तो विवाद, ईद है तो विवाद। आपने इसको विवादों का प्रदेश बना दिया है। कोई काम नहीं आपके पास, दिन रात ड्रामा। हम लोग दिन रात खाली इसी चीज में उलझे रहे हैं। ना रोजगार पे बात होती है, ना किसानी पे बात होती है, ना महंगाई पे बात होती है, ना किसी चीज पे बात होती है, खाली यही फालतू की बातें। इन्हीं चीजों में आपने प्रदेश को उलझा के रखा है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं है। आप एक तरफ सौगातें मोदी बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है। एक स्पष्ट राय आप रखिए। देखिए, इस देश को आगे बढ़ाना है तो 144 करोड़ लोगों को आप साथ लेके बढ़ा सकते हैं। शरीर के एक हिस्से को आप सड़ा के निकाल देना चाहते हैं और चाहते हैं शरीर आपका बड़ा स्वस्थ होकर काम करे। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 144 करोड़ लोग है। उससे भारत बनता है, उससे देश बनता है। आप चाहते हो हम एक हिस्से को तोड़ तोड़ के कमजोर कर देंगे और पूरा शरीर हमारा मजबूत रहे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि हम सभी वर्गों को एक साथ लेके आगे बढ़ें। इतिहास को जो बार बार खोद रहे हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए, इतिहास को जिन संदर्भों में खोद रहे हैं वो गलत है। भाई आप अंग्रेजों की क्रूरता के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए। पढ़ाइए कि उसने अपने भाई का सिर काटा, पढ़ाइए कि उसने अपने बाप को जेल में रखा, सारा इतिहास पढ़ाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी पढ़ाइए कि अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड में हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चला के उनकी लाशें बिछा थी। ये भी पढ़ाइए कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र अड़ी, शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कितने नाम गिनाऊं। तो अंग्रेजों की क्रूरता पे आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि आपके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की है, क्योंकि बीजेपी के पुरखों ने अंग्रेजों की गुलामी की है, उनसे माफी मांगा है। उनकी क्रूरता के बारे में आप नहीं पढ़ाएंगे कि आप कहते हैं कि उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, उसको आप नहीं पढ़ाना चाहते। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका?
आप मुगलों की क्रूरता के बारे में भी पढ़ाइए और अंग्रेजों की क्रूरता के बारे में भी पढ़ाइए और अंग्रेजों का जिन लोगों ने साथ दिया उसके बारे में भी पढ़ाइए। पढ़ाइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ तलवार उठाने वाले लोग कौन थे, पढ़ाइए उसके बारे में। शूरवीर महाराणा प्रताप जी के खिलाफ अकबर की सेना में उनका सेनापति बनके तलवार उठाने वाले लोग कौन थे, पढ़ाइए इतिहास। मैं तो कह रहा हूं कि दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, ये कब्र खोदने में लगे हुए हैं। अरे भाई क्या क्या, आप 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया, उसके बाद इस देश की सारी संपत्तियां हमारी हैं, जो सरकारें हैं उनकी हैं, 144 करोड़ लोगों की हैं। ये भाजपा ये मान ही नहीं रहे कि हमारी संपत्ति है ये। तो क्या क्या तोड़ोगे आप? जीटी रोड तोड़ डालो, शेरशाह सूरी ने बनाया। ताजमहल तोड़ डालो, शाहजहां ने बनवाया। लाल किला तोड़ डालो, शाहजहां ने बनवाया। ये हमारा जो लखनऊ का जो चारबाग का स्टेशन है, इसको तोड़ डालो। रेल की पटरियां उखाड़ डालो, ये सब अंग्रेजों ने बनवाया। संसद भवन तोड़ डालो, वो भी अंग्रेजों ने बनाया। राष्ट्रपति भवन तोड़ डालो, वो भी अंग्रेजों ने बनाया। यही काम रह गया हम लोगों को। अब लेके फावड़ा लेके सारी सड़क खोद डालें, सब दीवार तोड़ डालें। क्या करना चाहते हैं हम, ये हमें सोचना पड़ेगा।